मालकिन ने 7,000 रुपये पर मुझे नौकरी पर रखा था, लेकिन वह सारा दिन मुझसे कोई काम नहीं लेती। रात होती तो कहती, चल मट्ठू बेटा तैयार हो, कपड़े बदल लें। मैं मालकिन की खुशी की खातिर जी मालकिन कहता और 2 घोड़ा बुस्की पहनकर तैयार हो जाता। लेकिन एक रात मालकिन ने 20,000 दिए और रात को कमरे में बुला लिया। उस रात मेरे होश उड़ गए जब मालकिन ने मेरे साथ। मैं हैरानी से मालकिन को देख रहा था। दिल में कई सवाल उठ रहे थे। वह भाग भाग कर मेरे सामने घर के सारे काम कर रही थी, जबकि मैं चुपचाप सोफे पर बैठा उन्हें काम करते देख रहा था। आज ही तो उन्होंने मुझे अपने घर पर नौकरी के लिए रखा था। मैं सड़क पर भुने चने बेचता था, लेकिन आज सुबह ही मालकिन ने मुझे देखा तो मेरे पास चली आई। 1,000 का नोट थमाकर मुझसे सारे चने खरीद लिए और बोली, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें नौकरी भी दूंगी और रहने को घर भी। मैं तो था ही गरीब झोंपड़ी में रहने वाला। मालकिन की बात सुनकर तुरंत उनकी बातों में आ गया और सब कुछ छोड़कर एसी वाली कार में बैठकर उनके घर चला आया। उन्होंने मुझे मासिक 7,000 पर नौकरी पर रख लिया। मैं भी खुश था कि मालकिन के छोटे मोटे काम करके इतने बड़े घर में रहकर ऐश करूंगा। लेकिन जब से मैं यहाँ आया था, मालकिन ने मुझे नए महंगे कपड़े दिए और बिल्कुल किसी राजकुमार जैसी ठाट बाट देकर सोफे पर बिठा दिया, जैसे मैं कोई नौकर नहीं, उनका बेटा हूँ। जब भी मैं किसी काम को करने लगता तो मालकिन कहती, मट्ठू बेटा तुम किसी भी काम को हाथ मत लगाओ, मैं सब कुछ खुद कर लूँगी, तुम बस आराम से बैठकर जूस पियो। मुझे हैरानी हुई। खैर, शायद मेरा पहला दिन था, इसलिए मालकिन मेरे साथ अच्छा व्यवहार रख रही थी। इतने बड़े घर में मालकिन अकेली ही रहती थी। शाम हुई तो मालकिन ने मुझे बुस्की का सूट दिया और बोली, मट्ठू बेटा ये सूट पहनकर तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने जाएंगे। मैं उनके हर अंदाज पर दंग रह चुका था। आखिर वह सवाल ज़्यादा देर मेरे दिमाग में नहीं रह सका और मैं उनके साथ घर से बाहर चला पड़ा। हम रात गए तक बाहर घूमते रहे और मालकिन मुझे शॉपिंग करवाती रही। उन्होंने मुझे सबके सामने अपना बेटा कहकर पहचान करवाया। मेरी तो जैसे किस्मत ही बदल चुकी थी। मैं खुश था कि चलो मेरी किस्मत ने कुछ तो पलटा खाया, मगर इस बात से अनजान कि आगे जाकर मालकिन मुझे कोई काम के लिए इस्तेमाल करने वाली है। आधी रात को हम घर आए तो मैं बेहद थक चुका था। तभी मालकिन किचन में गई और कुछ देर बाद मेरे और अपने लिए दूध के गिलास लेकर बाहर आईं। फिर मुझसे कहने लगी कि मेरा मट्ठू बेटा थक चुका होगा, लो दूध पियो, इससे तुम्हें आराम की नींद आएगी। मैंने तुरंत वह नीम गर्म दूध लिया और एक ही सांस में पीकर वहीं सोने लगा तो मालकिन बोली, मट्ठू तुम मेरे बेटे जैसे हो, आओ शाबाश, तुम्हारे लिए मैंने कमरा तैयार किया है। मैं उनके बताए कमरे में चला गया और जैसे ही लेटा तुरंत नींद आ गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बेहद करीब खड़ा मुझे घूर रहा है। मैंने जब घबराकर आंखें खोलकर देखा तो सामने मालकिन बाल खोले खड़ी थीं। उनके बाल गीले थे, जिन्हें वह तौलिए से पोंछते हुए मेरे सिरहाने खड़ी बारीकी से मुझे देख रही थीं। मुझे देखकर वह थोड़ा पीछे हटी और बोली, मट्ठू तुम जाग गए, कैसी नींद आई रात, आराम से सोए ना। मैं जो मालकिन को देखकर हैरान था, तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था, शायद कल ज़्यादा चल नहीं सका। नाश्ते के बाद मालकिन तैयार होकर घर से चली गई और कहने लगी कि मट्ठू बेटा मैं शाम से पहले घर वापस आ जाऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहने के बाद उन्होंने मेरे माथे पर चुंबन दिया और घर से बाहर चली गईं। जिस तरह वह तैयार होकर घर से निकली थीं, मैं हैरानी में पड़ गया कि आखिर वह कहाँ जा रही थीं। मैं सारा दिन यूं ही घर में अकेला बैठा रहा। मुझे बोरियत महसूस होने लगी थी, क्योंकि मैं तो बाहर सड़कों पर घूमने का आदी था। तरह तरह के लोगों के साथ मेरी दोस्ती थी और अब मालकिन के साथ घर में आने के बाद मैं तो जैसे बाकी सबसे कटकर रह गया था। सारा दिन यूं ही बोरियत में गुजर गया और शाम को जब मालकिन घर आईं तो उनकी हालत देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। वह मुझे काफ़ी परेशान लग रही थीं, मगर जब मैंने उन्हें सिर से पैर तक बारीकी से देखा तो मेरी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे ठीक से याद था कि मालकिन सुबह लाल रंग का वस्त्र पहनकर घर से निकली थीं। उन्होंने तो गले में कोई दुपट्टा भी नहीं लिया था, मगर अब जब वह वापस आईं तो उन्होंने काले रंग का एक फ़्रॉक पहन रखा था और सिर पर स्कार्फ को इस तरह रखा था कि उनका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उन्होंने अपने चेहरे पर बड़ा सा चश्मा और मास्क लगा रखा था। मैं तो पहले हैरान हुआ कि यह कौन औरत घर में घुस आई है, लेकिन जब उसने अपने चेहरे से चश्मा और मास्क हटाया तो वह मालकिन थी, जो काफ़ी परेशान दिख रही थी। लेकिन मुझे देखते ही तुरंत अपने भाव बदल लिए। मैं फिर भी उनका नौकर था, इसलिए उनसे कोई सवाल नहीं किया। जब वह घर के अंदर प्रवेश करने के बाद अपने कमरे में जाने लगी तो तभी उनका पर्स उनके हाथ से छूटकर गिर गया और खुल गया। जैसे ही पर्स फर्श पर गिरा तो उसमें से कई हज़ार के नोट फर्श पर बिखर गए। मेरी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। मैंने आज तक ज़िंदगी में एक साथ इतने ज़्यादा पैसे नहीं देखे थे जितने अभी इस समय मालकिन के पर्स से गिर गए थे। मालकिन हड़बड़ाकर मेरी ओर देखने लगी और फिर तुरंत नज़रें चुराकर वह सारे पैसे ज़मीन से उठाकर अपने पर्स में डालते हुए कमरे में चली गईं। मैं हैरानी से उन्हें देखता रह गया। आखिर उनके पास इतने पैसे आए कहाँ से थे? मेरी उम्र उस समय 15 साल थी। मैं अच्छे बुरे की पहचान जानता था। मेरे मन में यह बात चिंता में डाल चुकी थी।
जब वह घर से गई थी तो उनके पर्स में इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने मेरे सामने ही सिर्फ कुछ हजार के नोट अपने पर्स में डाले थे, लेकिन अब जब वह घर वापस आई थी तो उनके पास हजारों कहाँ से आए थे। मेरे दिल में अजीब सी शंकाएं आने लगीं, लेकिन मैं फिलहाल चुप रहा। थोड़ी देर बाद मालकिन फिर तैयार होकर मेरे पास आईं और बास्की का सूट मुझे देते हुए बोली कि मठो बेटा, तैयार हो जाओ, आज मैं शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगी। मैं मालकिन की बात मानते हुए चुपचाप वह नया सूट पहनकर तैयार हो गया और फिर हम दोनों मालकिन की गाड़ी में रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। मालकिन की नज़रें अजीब बेचैन थीं। वह वहाँ बैठे कई लोगों को घूर कर देखती, खासकर वहाँ बैठे पुरुषों पर तो उनकी नज़रें अजीब ही थीं। जो भी उनकी ओर पलट कर देखता तो वह उसे मुस्कुरा कर देखती और देर तक देखती रही। न जाने क्यों, लेकिन मुझे मालकिन की यह आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने चुपचाप अपना खाना ख़त्म किया और फिर हम वापस घर आ गए। मैं एक हफ्ता ही मालकिन के पास मुश्किल से रह सका था। उनके पास ढेरों कीमती चीज़ें थीं और उन्होंने मुझे भी कीमती से कीमती सामान ला कर दिया था। मेरी सारी इच्छाएं पूरी होने के बावजूद मुझे उनके साथ रहकर बेचैनी सी महसूस हो रही थी। न जाने ऐसा क्यों था, मगर मेरा दिल वहाँ से कोफ्त खाने लगा था। मैं यह चाहता था कि किसी तरह मालकिन को कहकर वापस अपनी झोंपड़ी में ही चला जाऊं। मगर जब मालकिन मुझे कीमती उपहार और शॉपिंग करवाई तो एक बार फिर इस आराम और ऐश की ज़िंदगी को छोड़ने का मेरा दिल ही नहीं मानता। मालकिन रोज़ सुबह सुबह घर से चली जाती और शाम तक घर से बाहर रहती थीं। जब भी वापस आती तो उनके पास पैसे होते थे। वह जिससे भी मिलती तो मेरा परिचय इस तरह कराती कि यह मट्ठू मेरा बेटा है और हम दोनों इस शहर में 1 महीने पहले ही शिफ्ट हुए हैं। मैं चुपचाप मालकिन की बात में हाँ मिलाता जाता। एक दिन मालकिन बोली कि मट्ठू, मेरे साथ चलो, मैंने ज्वेलरी शॉप से अपने लिए नया जेवर लेना है। मेरी तबीयत उस दिन काफ़ी ख़राब थी, मगर इसके बावजूद मैं मालकिन को मना नहीं कर सका और मजबूरन तैयार होकर उनके साथ ज्वेलरी शॉप पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर तो हर ओर अलग ही रौनक लगी थी। जेवरों की चमक देखकर मेरी आंखें चकाचौंध हो गई थीं। मालकिन वहां बैठकर तरह तरह के जेवर पसंद करने लगी। मैं फटी आंखों से चारों ओर उस दुकान को देखने लगा जहां इस कदर कीमती जेवर पड़े थे कि इंसान सोच भी नहीं सकता था। वह शहर की सबसे बड़ी दुकान थी। मालकिन ने वहां पर 3 सोने के हार पसंद किए, जो दुकान के सबसे कीमती और खूबसूरत हार थे। मालकिन ने जब उनकी कीमत पूछी तो वह लाखों में थी। मालकिन ने मुस्कुराकर सामने खड़े व्यक्ति को देखा और फिर अपने पर्स से कुछ पैसे और क्रेडिट कार्ड निकालने लगी। मगर जैसे ही मालकिन ने पर्स खोला, उनके चेहरे पर परेशानी सी आई। वह परेशानी से मेरी ओर देखने लगी और फिर कोफ्त से पर्स खंगालने लगी। वह फिर शर्मिंदगी से कहने लगी कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं अपना क्रेडिट कार्ड लाना भूल गई। तभी दुकान के मालिक ने उन तीनों जेवरों को वापस पैक करते हुए कहा कि आप अपना क्रेडिट कार्ड ले आइए, तब तक मैं आपको ये हार देता हूँ। मगर मालकिन जिद करते हुए बोली कि नहीं, आपकी दुकान बहुत बड़ी है, अभी कोई और आकर ले जाएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई और व्यक्ति खरीद कर ले जाए। आप ये मुझे दे दें, मैं आपको पैसे ला कर देती हूँ। मेरा बेटा मट्ठू यही आपकी दुकान में बैठा है, मैं 10 मिनट में पैसे लेकर वापस आती हूँ। दुकानदार पहले तो नहीं माना, लेकिन जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो दुकानदार मान गया। मालिकन जेवर लेकर अपने घर की ओर चली गई और मुझे बोली कि मट्ठू बेटा, तुम यहीं बैठो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। मैं उनकी बात मानते हुए वहीं बैठ गया और आसपास देखने लगा। कितनी देर यूं ही गुजर चुकी थी। पहले 10 मिनट और फिर आधा घंटा, यहाँ तक कि 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन मालिकन अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं वहाँ बैठकर थक चुका था। दुकानदारों की भी नज़र मुझ पर थी। वे मुझे अपनी आंखों से ओझल होने ही नहीं दे रहे थे। मेरी तबीयत तो पहले से ही काफ़ी ख़राब थी। वहाँ पर बैठना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। न जाने मालिकन कहाँ रह गई थी। दुकानदार बार बार घड़ी देखता रहा और फिर आखिरकार मेरे पास आया और बोला कि तुम्हारी माँ अभी तक वापस क्यों नहीं आई? 2 घंटे बीत चुके हैं, हमें अपनी दुकान बंद भी करनी है। मैं उन्हें क्या जवाब देता, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था। कितनी देर गुजर चुकी थी। अब तो दुकानदार भी गुस्से में था। मेरे पास आकर बोला कि तुम्हारी माँ अभी तक वापस क्यों नहीं आई, हमें दुकान भी बंद करनी है। मैंने इस बार दुकानदार से कहा कि वह मेरी मालिकन है, मेरी माँ नहीं है। मेरी बात सुनकर उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए थे। एक पल में उसका चेहरा जर्द हो गया। वह कहने लगा कि यह तुम क्या कह रहे हो? वह तुम्हें अपना बेटा बता रही थी। मैंने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताते हुए कहा कि मैं उनका बेटा नहीं बल्कि नौकर हूँ। वह कुछ दिन पहले ही मुझे अपने यहाँ कर्मचारी रखने के लिए लाई थी, लेकिन सबके सामने मुझे अपना बेटा बताती है। इस दुकान के 2-3 मालिक भी मेरे करीब इकट्ठा हो गए और आपस में चहक मुहैया करने लगे। मैं तो उनकी बात अभी तक समझ नहीं पा रहा था। आखिर उन लोगों ने मुझे अपने साथ लिया और बोले कि अपनी मालिकन के घर तक हमें ले चलो। मैंने उन्हें घर का रास्ता बताया और उस बड़े से घर के बाहर पहुंच गया। लेकिन मुझे आश्चर्य का झटका तब लगा जब उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखा। अब तो मेरी शमत आ चुकी थी। उन लोगों ने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और गुस्से से बोले कि देख लड़के, ड्रामे बंद कर, सीधी तरह बता कि तेरी मालिकन कहाँ है, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। हमारा लाखों का सामान चोरी करके चली गई है। यह मालकिन मुझे कैसी दलदल में फंसा कर चली गई थी।
मैं रोने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मालकिन किधर गई है। उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर की और जांच शुरू करवा दी। जब पूरी तफ्तीश की गई तो पता चला कि वह औरत 1 महीने पहले ही शहर में आई थी और यह घर किराए पर ले लिया था और फिर कल ही वह घर का किराया भी दिए बिना अपना सारा सामान उठाकर भाग चुकी थी। दुकानदार यह सुनकर सिर पीट कर रह गया, जबकि मैं अभी तक हैरानी से स्थिति समझने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने मेरे बारे में भी तफ्तीश की तो उन्हें मेरी असलियत भी पता चल गई कि मैं तो एक आम सा झोंपड़ी में रहने वाला लड़का हूँ जिसे पैसे देकर मालकिन ने अपने घर में रखा था। मैं तो सदमे की स्थिति में था कि आखिर मालकिन जैसी मासूम दिखने वाली औरत इस हद तक खतरनाक भी हो सकती थी। वह तो मुझे मट्ठू बेटा बुलाया करती थी, शायद इसीलिए उसने दुनिया की नज़र में मुझे अपना बेटा बताया, ताकि समय आने पर यूं मेरा इस्तेमाल कर सके। मैं एक झुरझुरी लेकर रह गया था। पुलिस मालकिन को ढूंढती रही, मगर मालकिन का तो इस शहर से सफाया ही हो चुका था। वह किसी को भी नहीं मिली। कई दिनों तक पुलिस ने मुझे भी तफ्तीश में शामिल रखा और मुझसे मालकिन के बारे में पूछते रहे। जो कुछ मुझे जानकारी थी मैं उन्हें बताता रहा। मुझे मालकिन के साथ गुजरे हुए समय याद आने लगा, जब वह रोज़ सुबह सुबह घर से निकल जाया करती और शाम को ढेर सारे पैसे लेकर घर आती थी। मैंने इस बात का जिक्र भी पुलिस वालों से किया और जब उन्होंने मालकिन की ओर तफ्तीश की तो लोगों से पता चला कि वह औरत तो एक नंबर की फ्रॉड थी। अपने हुस्न के जाल में मर्दों को फंसाती थी और हाथ की सफाई उसे बखूबी आती थी। वह हर रोज़ महंगे रेस्टोरेंट्स और पार्क में जाती और वहाँ पर लोगों के साथ मिलकर उनकी जेब का सफाया कर जाया करती थी और मासूम लोग इस औरत के झांसे में आ जाया करते थे। मालकिन भेष बदलकर चोरी करने की माहिर थी। तभी तो उस दिन जब कुछ लोगों ने उसे देखकर उसका पीछा करना चाहा तो तुरंत अपने कपड़े बदलकर, अपना हुलिया बदलकर वह घर की ओर आई थी, ताकि लोग उसे पहचान न सकें। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी खतरनाक औरत से मेरा सामना हो सकता है, जिसने अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल किया था। जब जांच खत्म हुई तो मुझे वापस मेरी झोंपड़ी में छोड़ दिया गया। मैं तो पल भर में जैसे आसमान से ज़मीन पर गिरा था। मुझे वो कुछ दिन मालकिन के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। कहाँ वो एसी वाला कमरा और कहाँ ये झोंपड़ी जिसकी छत से निकलती गर्म सूरज की किरणें मेरा अस्तित्व झुलसा रही थीं। लेकिन खैर, मैंने इसे एक सपना समझकर भूल गया और वापस चने बेचने लगा। लेकिन इस घटना के बाद एक फ़ायदा हुआ था कि मैं फिर से किसी भी अमीर औरत के झांसे में नहीं आया। कई दिनों तक मालकिन के खिलाफ एक टीम लगी रही, लेकिन उनके जैसे तो हज़ारों इस देश में घूम रहे थे। जब वे नहीं पकड़े गए तो मालकिन कैसे पकड़ी जाती। न जाने अब वह कहाँ किस शहर में जाकर लोगों को ठग रही होगी और मुझ जैसे मासूम लोगों को अपने पास बुलाकर अपना मतलब पूरा करवा रही होगी। खैर, मैं फिर से टोकरी में भुने हुए चने रखकर बस अड्डे पर बेचने के लिए निकल गया। थोड़ी सी तकलीफ तो ज़रूर हुई थी, लेकिन ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक हासिल किया था।